मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। महाराष्ट्र में पार्षद का चुनाव होना है और इसी को लेकर पूरे महाराष्ट्र को गरमाया जा रहा है। अगर हम बात कर ले मुंबई की, तो यहां पर सारी पार्टियां ये सोच रही हैं कि हम युति के साथ मिलकर लड़ेंगे, महागठबंधन साथ में लड़ेगा, लेकिन इसमें मामला कुछ अलग उलझने वाला है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं और वो स्वतंत्र तरीके से ही लड़ना चाहती हैं। आपने देखा कि मुंबई में सबसे ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल तब हुई है जब दशहरा मेड़ावा हुआ, और इसी दशहरा मेड़ावा को लेकर पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक जो हैं उनमें एक आशा थी, एक उम्मीद थी, एक दशहरा मेड़ावा से चुनाव का गेम चेंजर हो सकता है, और उम्मीद थी उन्हें कि उस मंच से राज साहब, उद्धव साहब एक साथ आकर लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और यही वजह थी कि बारिश, पानी, कीचड़ के बीच भी दूर दराज से लोग वहां पहुंचे थे और हर कोई यह सोच रहा था कि दोनों भाई एक साथ दर्शन देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी के उलट अगर हम देख लें एक नाथ शिंदे जी के मेड़ावा में, तो वहां पर भी हालात कुछ इसी तरह थे, बल्कि मैं कहूंगा कि शिंदे साहब में थोड़ा सा टेंशन है या उनकी पूरी पार्टी के लोग बुखला गए हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में बहुत ही ज्यादा टफ लड़ाई होने वाली है। और उसके साथ साथ जो पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, उस तारीख से लेकर ये परेशान हो चुके हैं, और इस कदर परेशान हो गए कि इनके मुंह से पता नहीं क्या क्या जुमले, क्या क्या बातें निकल रही हैं। जो बातें कभी एक शिवसैनिक नहीं कर सकता है, वो बातें उनकी जुबान से निकल रही है। वो तो कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, उनके ही हिंदुत्व को हम अपना रहे हैं, लेकिन वो शब्दावली का क्या इस्तेमाल करते हैं, बाला साहेब के पात्र शरीर को वो बॉडी कह कहकर अपमान कर रहे हैं। अरे बाळासाहेब तर आमचं दैवत आहे, माझं दैवत आहे। 2 दिवस शिवसेना प्रमुखांचा बॉडीचा छळ उद्धवजींनी केला। बॉडी उस अपमान पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन वो इस बात को लेकर अपनी राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बाला साहब के मृत्यु की जो टाइम था, उनके देहांत का जो समय था, उस समय पर ये सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल को ये खामोश कर देंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में हो सकता है बीजेपी इसका राजनीतिक खेल बनाकर आगे लड़े, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ नहीं है सिवा हिंदू मुस्लिम के, और इस तरह के मैटर को ले बगैर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहां तक कि जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में भी देवेंद्र फडणवीस के एक वीडियो वायरल हो रहा है कि किसान ने उनसे जब पूछा कि मदद कब तक पहुंचेगी, तो उन्होंने कहा राजनीति मत करो, और उसके बाद उस किसान को पुलिस ने पकड़ लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अब आगे देखना है बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और खास करके मन से बीएमसी चुनाव कैसे लड़ने वाली है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 महारथी हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं रमाकांत गुप्ता जी का, जो बीजेपी पक्ष से हैं, और उनके साथ ही विठल पवार जी हैं, जो उद्धव साहब के शिवसेना के साथ हैं। इनसे भी हम कई सवाल ऐसे लेंगे जो हमें शिंदे गुट से लेने थे, वो सवाल क्योंकि हमने उनको बुलाया था, प्रवीण जैन को, वो नहीं आ सके या नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके सवाल भी हम विठल साहब से लेने की कोशिश करेंगे। और तीसरे हमारे महारथी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शकील चौधरी जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या इस इलेक्शन में कांग्रेस डर रही है, क्या उससे डर बैठा हुआ है, क्या उसके दिल में किस चीज का उन्हें डर है। सबसे पहले सवाल मेरा शकील साहब आपसे ही है कि कांग्रेस क्यों डर रही है, क्या वजह है कि आने वाले चुनाव को लेकर वो एकदम खामोशी के साथ अपनी रणनीति तय कर रही है, कैसे वो लड़ेगी इस चुनाव को, किस तरह से वो अपने आगे गाड़ी बढ़ाएगी और कैसे लोगों को कन्विंस करेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथीगण और आप सबका इस पैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आपका सवाल है कांग्रेस डर रही, किसने कहा कांग्रेस डर रही? हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, हमारी अपनी कमेटियां काम कर रही हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे। और जिस तरह से मुंबई के जो हालात हैं, जिस तरह से नगर पालिका में तमाम सत्ता में बैठे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डरों को जो सत्ता में बैठे अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं सम्माननीय फडणवीस जी,
उसके हम पर्दाफाश कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारी सम्मानीय नेता मुंबई अध्यक्ष खासदार सम्मानीय वर्षा गायकवाड़ जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा कि मुंबई की जनता त्रस्त है और महायुति मस्त है। इस योजना के तहत हमने तमाम इनके करप्शन के जो पोल थे वो खोला है, मीडिया के सामने रखा है, आम जनमानस को उससे अवगत कराया। तो हम कहीं डर नहीं रहे हैं। चुनाव आएगा, सीना ठोक ठोक के हम लड़ेंगे। हम महायुति के जो भी कुकर्म है उसको जनता के बीच में लाएंगे और हमारा जो अपना महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, इस गठबंधन का पूरा सम्मान करते हुए, देखिए गठबंधन का निर्णय बड़े नेता लेते हैं, राहुल जी हैं, हमारी सम्मानीय वर्षा गायकवाड़ जी हैं, उद्धव जी हैं, जो बड़े नेता जो भी निर्णय करेंगे उसका सम्मान किया जाएगा और हम गठबंधन के साथ भी लड़ेंगे। अगर अकेले लड़ने का मौका हुआ तो 227 सीटों पे हमारे पास संगठन है, नेता है और लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। शकील जी, भ्रष्टाचार कहां नहीं है? क्या कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं होता तो क्या आपके इसमें फूट पड़ती? क्या आपके नेता बीजेपी भागते? नहीं भागते। वजह यही है कि आपके दरमियान भी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार कहां नहीं होता। तो उसको लेकर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो देखेंगे आगे क्या होता है। रमाकांत जी, आपसे मेरा सवाल है कि बीजेपी किस तरह से लड़ने वाली है? क्या हिंदू मुस्लिम करने वाली है या और कोई मुद्दा उनके पास है? हिंदी मराठी के अलावा कोई और मुद्दा भी है जो आने वाले चुनाव में वो लड़ने वाली? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि आप अपने मित्र को महाराष्ट्र की पूरी जमीन दे रहे हैं और यही वजह है कि वो महापौर भी करना चाह रहे कि बीजेपी का महापौर हो। और इसमें बहुत सारे सवाल है, वो सवाल हम अगले बाद में आपसे लेते हैं। सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि भाजपा का और भाजपा संगठित महायुति का महापौर बनेगा, ये 100% सच है और इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं और आप धन्यवाद कहते हैं। दूसरी बात, हम मुंबई के महापौर का चुनाव सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मेट्रो हो, मुंबई की एसी लोकल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया कि जिस जगह पे आपको जाने के लिए 1.5-2 घंटे का समय लगता था, अब ज्यादा 20-25, अभी पनवेल जाना है ज्यादा आप 20 से 25 मिनट पहुंच सकते हैं। पहले वो जर्नी आपकी 2-2.25 घंटे की रहती थी, अब 20-22 मिनट अटल सेतु के माध्यम से पहुंच सकते हैं। कोस्टल रोड, जो विरार लोग सोचते थे कि विरार वसई नाला सुपारा जाना है, बोलते यार जाने दो, अगले हफ्ते में जाएंगे प्लान करके, लोग जाते नहीं। अब ये वो 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर लोग विरार पहुंचेंगे कोस्टल रोड के माध्यम से। मेट्रो आपने देखा है कि जो धारावी तक, जो गोरेगांव से मेट्रो जो है धारावी तक चालू हो गई, अगले टप्पे में नरीमन पॉइंट तक की लोग ये मेट्रो चालू होने वाले, एक्वा मेट्रो 3। हम मुंबई का विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और विकास करके दिखाएंगे। जो ठाकरे परिवार के तहत पिछले 30 सालों से मुंबई का महापौर, मुंबई की महानगर पालिका पे जितना कब्जा था, उसमें उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, कोविड के समय हुआ, लाशों के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, पानी की बोतलों पे भ्रष्टाचार किया, अंडों पे भ्रष्टाचार किया, ये सारी चीजों पे उनका जो भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये महायुति लड़ेगी और जीत के आएगी। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले उद्धव साहब का दशहरा सम्मेलन था। दशहरा सम्मेलन में 70% से अधिक कुर्सियां खाली थी। उद्धव साहब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं नेता हूं, भीख के कर रहा हूं, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं थी। जनता मैदान छोड़ के जा चुकी थी, उद्धव साहब अकेले में भाषण कर रहे थे। विठल सर, इसका जवाब भी आपको देना है, लेकिन पहला सवाल मेरा यह है, अब उद्धव सेना क्या करेगी? किस तरह से बीएमसी की तैयारी करेगी? और उनकी तैयारी तो पहले ही शुरू हो गई है। आप धारावी हो, चाहे कई से इलाके हो, आपके नेता गली गली घूम रहे हैं, लोगों से प्रचार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये जमीन आपके हक की जमीन है, इसे बीजेपी छीनना चाहती है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस सवाल का पहले आप जवाब दें और उसके बाद मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से रमाकांत गुप्ता जी ने कहा कि वो विकास की बात करें, जो कोस्टल रोड है, मेट्रो ट्रेन है, ये सारी बातें हम अपने दर्शकों को कह दें कि ये सारी चीजें बनाई हुई अगली सरकार की, मोनोपोली सारा दूसरी सरकार ने बनाया है, इन्होंने खाली श्रेय लिया है। इन्होंने खाली जाकर अपना तमगा लगाया है और अपने नाम पर किया। गलत बात है। देवेंद्र जी और मोदी जी का कहना है कि हमने जो नारियल फोड़ा है उसका फीता भी हम ही काटेंगे। ठीक है, हमने ही उनका, जनता सब जानती है और सबने देखा है कि कहां पर आपने अपना नाम लिया है, कहां पर अपना किया है। बीडीजी चाल को भी आप कह रहे हैं कि हमने किया है, बीडीजी चाल उद्धव साहब ने उद्घाटन, जबकि साफ दिखाई देता है लोगों को, हर एक को पता है, उसका भी श्रेय आप लेना चाह रहे हैं। तो विठल साहब, आपसे सवाल है कि बीएमसी के चुनाव कैसे लड़ेंगे आप?
बीएमसी का चुनाव लड़ने के लिए हम लोग अभी भी तैयार है और पहले से तैयार था। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का जो कार्यकर्ता है आज भी धन वन धन से रास्ते में लोगों का काम कर रही है और लोगों का काम करने में हमको श्रेय मिलेगा। और रही बात जो ये सरकार जो बैठी है, जो तीनों कुर्सी वाले है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो बीएमसी का जितना पूंजी रखा है, जो पूंजी वो खींच की बेमसूर ऐसा बांट रही है कि जैसा इसका खुद का धन है। और ये उसको सबक सिखाएगी, ये आम आदमी बंबई की उसको सबक सिखाएगी। जो एफडी था, एफडी पूरा खाली करने का इनका सोच है और बंबई को कंगाल करने का इनका काम है। लेकिन उद्धव साहब इतने टनक है, ये बोल रहे हैं कि 70% लोग नहीं थे शिवाजी पार्क में, ये खुद आना चाहिए था। हम लोग खुद स्टेज पे थे, कितने लोग आए, कैसा है, हमारे को था एक ही मैदान एक ही सांप, आज तक हमारा ब्रेक रिकॉर्ड है। और इसके लिए शिंदे गुट ने भाग के उधर गोरेगांव मीटिंग लिया, डोम में लिया, क्यों नहीं अपना बेटी में लिया, नहीं आजम मैदान में, कि उसको मालूम है बारिश में इनको कोई पूछेगा ही नहीं और कोई कार्यकर्ता आएगा नहीं। इसके लिए ये श्रेय ले लो, काम करो और उसका श्रेय लो। हम लोग काम करेगा उसका श्रेय लेगा, ये लोग सिर्फ डंडोरा पीटने का काम है। अभी देवेंद्र फडणवीस को मैं बताना चाहता हूं, आपने किसानी के बारे में क्या सोचा है? अच्छा, धारावी के बारे में इधर आता नहीं, क्या कर रही है? किसानों के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप पे जो आरोप लगा है कि आपने कोविड के समय खिचड़ी घोटाला किया है, उसको लेकर लाशों पर आपने राजनीति। एक बात सुनो, पूरा हिंदुस्तान का एरिया पूरा देखो, उद्धव साहब को 5 क्रमांक का मुख्यमंत्री पद का ये दिया था, पदवी दिया था। लेकिन जब जिस तरह से इस कोविड को संभाला इस पब्लिक ने और पूरा सरकार ने, कोई ऐसा, आप यूपी में, आप देखो यूपी में किसकी सरकार थी, उसका देखो ना उधर क्या हाल हुआ था, लाशों की लाश पूरा नदी में बह रहे थे, कुत्ते खा रहे थे ये। लेकिन महाराष्ट्र में एक भी लाश ऐसा कुत्ते ने किसी ने खाया नहीं है। ये श्रेय श्री उद्धव बाळासाहेब युति सरकार को मिलती है। 600 रुपए का योग ताबूत होता है, वो 6-6 हजार रुपए में अभी के ऊपर राजनीति किया है। देखो कोई आपको लकड़ी नहीं मिल रही यूपी में, यूपी का सरकार की ये बात कर रहे हैं आप, महाराष्ट्र सरकार की बात करो ना। शमशान में जगह नहीं मिली, शमशान में जगह नहीं मिली, लेकिन इधर मुंबई में एक भी ऐसा नहीं हुआ। और मुंबई की देखो, धारावी की बात करो ना, धारावी में एक भी देखो, धारावी का जो एमएचओडब्ल्यू ने जो जिस तरह से रिपोर्ट दिया था कि धारावी कीड़े मकोड़े से आदमी मर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो सरकार थी उद्धव साहब के युति की सरकार थी, इसमें कांग्रेस भी राष्ट्रवादी भी थी, रोड पे उतर के पब्लिक का भला किया है, सबको खाना खिलाया है, सबको रेशनिंग दिलाया है। ये बात का काम है। गोदी मीडिया ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि धारावी में कोविड बम की तरह फटेगा और पता नहीं कितने यहाँ पर संक्रमित होंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, जीरो हुआ कुछ नहीं। यहाँ पे उद्धव साहब उस समय की सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ की धारा बीजेपी ने किया था लेवल में, ये बीजेपी की सरकार कोई नहीं था, सब भागे थे। कोरोना लगेगा इसके लिए भागे, कार्यकर्ता सबके स्टेट में भागे, लेकिन शिवसेना रोड पे आकर के काम किया है, इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ में लड़े और उन्होंने भी कोविड को हराया। लेकिन यहाँ पे एक चीज आज तक बता पावे उद्धव साहब ठाकरे, उस समय आप मुख्यमंत्री, डेली फेसबुक पे लाइव आके सरकार नहीं चलाई जाती, सरकार चलाने के लिए तुम्हारा सीएम, तुम्हारा पीएम था, किधर घर से बाहर निकला था, गृह मंत्री घर से बाहर निकला था, यूपी का हमारे प्रधानमंत्री उस समय बाहर निकला था, कोई भी नहीं आया था, सीएम नहीं था, सीएम कोई भी नहीं। आपको ये भूल रहे हो क्या? अच्छा, सीएम तुम्हारी पास ठीक है, तुम्हारा अभी सीएम है, वो भूल रहे हो कि आपका सीएम नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन ठीक है, अगर कोई सीएम उसकी तबियत खराब है, बीमार है, वो फेसबुक से लाइव कर रहा है, लेकिन उसने कभी अपने काम को नकारा है क्या? अब मुझे आप बताइए कि कोविड के ही समय अगर हम देख लें, बीजेपी कहां थी? अगर कोविड की बात कर रहे हैं, नहीं कोविड की अगर नहीं, सुनिए रमाकांत जी, पहले मेरे सवाल पूरा हम जल्दी फिर आप जवाब दीजिए। बीजेपी कहां थी? ना तो उसे यूपी की परवाह थी, वहां भी घोटाले चल रहे थे, लोगों को बेड तक के नहीं मिल रहे थे, लोग लाशों पे लाश गिर रही थी। उसके बाद आप गुजरात आ जाइए, प्रधानमंत्री जी का होम राज्य है ना, अमित शाह जी का, वहां कितने घोटाले हुए? वहां तो मैं तो कहता सिलेंडर को लेकर वहां घोटाले हुए, वहां इतने घोटाले हुए, इतनी लाशें वहां गिरी कि बीजेपी को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर शिवसेना बार बार ये नहीं कहती कि यहां के श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाओ, तो शायद आप ट्रेन भी नहीं चलाते, आप ये भी नहीं करते। आपने तो यूपी में बसें रोक दी थी। पीयूष गोयल पीयूष जी का ये ट्रेन चलाने का थे, उन्होंने सामने से इनिशिएटिव ले लेके
रोहा से यूपी से और बिहार के लोग फोन खैर, इतिहास गवाह है कि कोविड में किसने कितना काम किया। हम बात कर ले महाराष्ट्र की। एक महाराष्ट्र की बात है, उद्धव साहब को रोहा से यूपी वाले बिहार लोगों ने फोन किया और फोन रिसीव किया उन लोगों को जाने के लिए और खाने के लिए, उधर के जो जिला प्रमुख था उसको खाने का और पीने का रहने का सुविधा किया। उसके बाद मुंबई आके इधर साइंस है बेचारा नांगरे साहब, यहाँ से उनको बंदोबस्त करके उसको यूपी और बिहार भेज दिया। अच्छा, उसके बाद उसकी दूसरी बात है, सुनो दूसरी बात, वो यूपी जाने के बाद उन लोगों को ऐसा घेरा ना, उन लोगों ने पानी दिया, नहीं खाना दिया, घर पे पहुंचने दिया, इतने हालत कर दिए। ये सरकार का है, ये सरकार महाराष्ट्र की थी, ये यूपी की सरकार काम राज का नहीं करना चाहिए, यही जो काम करता है उसको श्रेय लेना चाहिए। लेकिन आप जब विठल पवार जी, जब आप यूपी बिहार की बात करते हैं तो हिंदी मराठी को भी लेकर तो आप ही कर रहे हैं ना। आप तो हिंदी मराठी को मार रहे हैं, हिंदी भाषियों को आप मार रहे हैं। महाराष्ट्र किसका है? तुम गुजरात में जाओ, गुजरात नहीं होता है, लेकिन वहां हिंदी बोलने को मार तो नहीं पड़ रही। नहीं, ये बात देखो, महाराष्ट्र को दर्जा दिया है, वो मराठी नाम हिंदी के दर्जा हर राज्य को है। नहीं, दर्जा हर राज्य को है, सबको अपना दर्जा दिया है। बीजेपी ये सरकार राजनीति कर रही है। मैं आपको आरोप करना चाहता हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ, क्यों मराठी में बोलने में क्या तकलीफ है? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी नहीं, उसका इनकार नहीं है, अभिमान है, हमें मराठी का अभिमान है। एक 10 सेकंड लूंगा भाषा में, 10 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इकोनॉमिक है, हमारी इकोनॉमिक सबसे बेहतर है देश में। देश के हर कोने से एकमात्र महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है कि हर कोने का व्यक्ति, भारत के हर कोने से व्यक्ति यहाँ व्यवसाय के लिए, कारोबार के लिए, नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं कारोबार करने, पूरी दुनिया से आते हैं। सहमत हूं आपकी बात में, परंतु अपने देश का जो नागरिक है सबसे ज्यादा अगर कहीं उम्मीद लगा के बैठता है तो वो है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र ने सबका स्वागत किया है। बिल्कुल। भाषा की जहां तक विवाद है, भाषा के विवाद को बहुत संवेदनशील तरीके से इसको निपटाना चाहिए। देखिए, मराठी एक ऐसी भाषा है जिसको यहाँ रहने के लिए हर व्यक्ति को सीखने आना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग मराठी बोलना चाहिए, आना चाहिए, नो डाउट। और भाषा का, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। यहाँ के हम अगर लोकल लोगों, हमको भाषा नहीं आती है, हमको सीखें, मगर ऐसा है कि जो लोग भाषा के नाम पे बाहरियों का अपमान करते हैं उसका भी मजम्मत होना चाहिए। मगर महाराष्ट्र में अगर आप आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र का पूरा सम्मान करके उसकी भाषा, उसकी संस्कृति का सम्मान करना। दर्शकों ये देखने, एक मिनट, दर्शकों ये देखने वाली बात है कि गठबंधन होने के बाद एक दूसरे के कामों पर किस तरह पर्दा डाला जाता है, बुराइयों को किस तरह दबाई जाती है। ये देखा आपने कि कांग्रेस और शिवसेना किस तरह एक दूसरे का बचाव कर रही है। गुप्ता जी बोलिए। नहीं, गुप्ता जी को बोलिए। पिछले 30 वर्षों से ठाकरे परिवार का मुंबई महानगर पालिका पे कब्जा है। गलत, उनका इसके साथ साथ में आपका भी कब्जा था, बीजेपी साथ में और शिवसेना दोनों साथ में थी। अगर कोई नहीं, अगर कोई आरोप आप लगाते वो आरोप आप पर भी उठते। आप दूसरे पर एक उंगली उठाइए, आप पर 4 उंगली उठेगी। जो शिवसेना पहले थी वो शिवसेना हमारे साथ आज भी है। जो ठाकरे परिवार ठीक है, अगर वो शिवसेना आपके साथ थी तो वो सारा भ्रष्टाचार आपने किया है, आपकी शिवसेना ने किया। बस क्लियर एकदम है, आपकी शिवसेना है। मुंबई में वो शिवसेना के थे तो बाला साहब का फोटो क्यों मुंबई हम आएंगे 2 मिनट में लगभग 400 से अधिक मराठी विद्यालय स्कूल बंद हो गए। किसके शासनकाल में? आपके शासनकाल में। सारे बीएमसी स्कूलें आपके शासनकाल में बंद हो रही है। ये स्कूल देखो, सारे बीएमसी स्कूलों को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए मराठी विद्यालयों में, और आपने बंद कर दिया। हमने बंद नहीं किया, आपने ही बंद किया है, आपकी बीजेपी सरकार ने। ये खाली आपका जुमला रह गया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ब्रांड के साथ में उसके सुना होगा, हमने सीबीएसई बोर्ड से आगे ले जाके बच्चों को पढ़ाने का। आज बच्चे जो है मुंबई स्कूल में एडमिशन के लिए लोगों की सिफारिश लेते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए वहां पे। देखिए कि वही समय था कि जब शिवसेना के राज्य में वो ये सब स्कूल बंद की बात है। उद्धव साहब के लड़के आदित्य साहब ने जो स्कूल महापालिका का स्कूल का जो जितना डेवलपमेंट किया आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, अब मेरा एक निवेदन है आपसे गुप्ता जी, आपकी सरकार से निवेदन है कि बीएमसी की सारी स्कूलें रीओपन करवाइए, अच्छे से बनवाइए, उसमें गरीब बच्चों के लिए शिक्षा फ्री करवाइए, कॉपी किताब ड्रेस फ्री दीजिए। उसके साथ यूपी में जितने भी दिल्ली और यूपी के जितने भी आप स्कूलें बंद किए हैं वो सारी सरकारी स्कूलों को चालू करिए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दिल्ली में पब्लिक स्कूल को बनाया, उस तरह करके बताइए, तब हम आपकी बात को यकीन करेंगे। मुंबई में विद्यार्थियों को स्कूल बैग हो,
कपड़े हो, जूते हो, किताबें हो, उनको फूड पैकेट्स हो, ये सारी चीजें व्यवस्था बीएमसी स्कूल में चालू आप नहीं दे रहे हैं, ये आप नहीं दे रहे हैं, ये कांग्रेस के दौर से चला आ रहा है, कांग्रेस के टाइम से मिल रहा है सर। अभी मैं जब मेरे बचपन में जब मैं स्कूल जाता था मुझे भी खिचड़ी और दूध मिलता था पीने के लिए। ये आप आज से नहीं कर रहे, ये सदियों से चला आ रहा है बीएमसी के स्कूल में, इसका श्रेय आप नहीं ले सकते। उसकी क्वालिटी हमने सुधारा है, क्वालिटी नहीं सुधारा है आपने, बल्कि और आपने मिलावटी खाना शुरू कर दिया है। आपने मिलावटी, सुनिए ना सर, अगर क्या जूते मिलते थे, क्या सुनिए तो मिड डे मील पर जब आप कोई पत्रकार बोलता है तो आप उसको मरवा देते हैं। ये बात मत करिए, हम बात तो बहुत सारी ऐसी है जो हम आपके सामने ला सकते हैं एक पत्रकार के हैसियत से, लेकिन मामला यहां पर सिर्फ इतना सही है कि विठल जी बार बार शिंदे सरकार का आरोप आप पर रहा है कि आप इतना बड़ा जो कार्यक्रम ले रहे हैं, जो शिवाजी पार्क में इतना बड़ा कार्यक्रम लिए है, उसका जो भी अमाउंट था उस अमाउंट को आप अपना रद्द कर देते कार्यक्रम, और वो बाढ़ में जो प्रभावित हुए हैं किसान शेतकारी उनको आप देते थे। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहां जाकर आप पैसा बांटते, आपको वहां जरूरत क्या थी? आपको ठेवायचं झाकून दुसऱ्याचं बघायचं वाकून, ये इनका आदत है। एक बात सुनो, आरएसएस ने कार्यक्रम क्यों रखा है? वो किसका काम है? बीजेपी का काम है। वो क्यों उसका जो नीति भेजना चाहिए शेतकरी को। अच्छा, शिंदे का कार्यक्रम हुआ, अजित पवार का कार्यक्रम हुआ, उनको क्यों नहीं हो रहा बीजेपी? क्योंकि ये अंदर की बात है इनकी। और शिवसेना जो उद्धव बाला ठाकरे ने शिवाजी पार्क में कार्यक्रम रखा तो पूरा किसानों को देने के लिए किसानों को आप सब गंभीर है, वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन घूस की काम करने का काम एक सिर्फ उद्धव बाला ठाकरे का कार्यकर्ता करता है। आज तक अभी भी ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। आप देखो धारावी का हालत किसकी कौन कर रही है? आता नहीं कर रही है। आता नहीं किसका हाथ में? बीजेपी का हाथ में। मैं तो बोलता धारावी डेवलप होना चाहिए, उसके लिए हम ना नहीं बोलते है, लेकिन धारावी का जो सब समाज के लोग होते हैं, सब पूरा हिंदुस्तान से धारावी बसा हुए लोग है, लेकिन उन लोग को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं आई है। और आई है हम उद्धव बाला ठाकरे कार्यकर्ता और कांग्रेस का सामने से आती है। हम लोग देखो कोई नहीं, हम ठीक है, अभी डिबेट करने तैयार है। जिसका घर है उसका घर दो, जिसका मकान है उसको मकान दो, जिसका रोजी तुम उसको मिठा घर में भेजेगा, उसका रोजी का क्या करेगा? तुम नौकरी का क्या करेगा? ये धारावी सब समाज के लोग होते हैं और उसको सबको खाना मिलता है, उधर जाके खाना मिलेगा, नौकरी मिलेगा। ये सिर्फ इधर भगाने का और बड़े लोग को इधर आके बसाने का ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हाथ है। कांग्रेस के प्रवक्ता एकदम खामोश बैठे, एक सवाल उनसे ले लूं फिर उसके बाद। अरे उनके पास बचा ही नहीं कुछ कहने का। बेफोर्स की दलाली किया, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले किए, बाकी कितनी दलालियां की कि आप उनके पास बचा ही नहीं है। वो ये सुनिए ना, ये सारे भ्रष्टाचार जब साबित हुए तब दिखाई दिए कि सुनिए ना, मीडिया जो है वो सच्चाई पर थी। आज सारी मीडिया को आपने खरीद लिया है। आप जितना घोटाले कर रहे हैं वो मीडिया के सामने आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इस दौर में जो घोटाले हो रहे हैं ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। इसके अलावा घोटाला हो ही नहीं सकता। अरे जब सुनिए ना, इस दौर में एक जज के पास से करोड़ों रुपया निकले, उस पर कोई बातचीत ना हो, ये कौन सा घोटाला? इससे बढ़कर कोई बात नहीं करती है। इससे बढ़कर कौन सा घोटाला हो सकता है? जब महिलाओं के साथ महिलाओं को नंगा नचाया दौड़ाया जाता है, इससे बढ़कर कौन सा वो होगा? आप कहां हो? बीजेपी के ऊपर जितने लाठियां लगाया जाए क्रम है। सवाल मेरा घर में जो करोड़ों रुपया पाया गया, किसी जज के ऊपर पहली बार महाअभियोग चलाया तो भाजपा सरकार ने ही चलाया है। ये पूरे देश की जुडिशरी सिस्टम में जो करप्शन है उसको सुधारने के लिए भाई परिवारों का मीडिया आपकी है, सोशल मीडिया आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। शकील भाई आपसे सवाल मेरा, शकील भाई मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस डरी हुई, मैंने इसलिए कहा है कि कांग्रेस बार बार यही साबित करना चाह रही है कि वोट चोरी। तो क्या इस आने वाले चुनाव में भी डर लग रहा है कि वोट चोरी होने वाला है? डर की बात नहीं है, मगर लोकतंत्र में अगर चुनाव प्रक्रिया ही अगर संदिग्ध है तो उस पे चुनाव प्रक्रिया ही अगर संदिग्ध है तो उस पे तो सवाल लाजमी है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सत्ता को सच का आईना दिखाना, जनता की बात सत्ता के ऊपर कुर्सी पे बैठे लोगों को उनके कान तक पहुंचाना। और कैसे, देखिए, वोट चोरी का प्रकरण वहीं खत्म हो जाता है जब हमारा पहला सवाल सम्माननीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पूछा था। वो जवाब अगर व्यवस्थित तरीके से चुनाव आयोग देता था, मगर चुनाव आयोग ने फिल्मी स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो वाजिब सवाल है वो चुनाव आयोग ना देके भाजपा के लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मिली जुली गठबंधन से ये चोरी हो रही है। अगर एक
सीबीआई एक कंप्लेंट हुआ है, कंप्लेंट में सीबीआई ने 18 बार आपको रिमाइंडर दे रहा है, आप जवाब दे दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है तो आप जवाब दे दीजिए। अगर जवाब संतोषजनक होंगे तो ये आरोप खत्म हो जाएगा, और नहीं तो ये आरोप चलता रहेगा। याद रखिए, अभी बिहार में एसआईआर के नाम पे कितना घिनौना काम हुआ है वो आपके सामने है। अभी देखिए, पूरा बिहार बाढ़ में त्रस्त था, मगर नहीं, चुनाव आयोग ने मनमानी करते हुए मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर एसआईआर का घरों में बैठ के, भाजपा के कार्यालयों में बैठ के फार्म भरे गए किया। और नाम कितना काटा गया? नाम 47 लाख लोगों का नाम काटा गया, 21 लाख लोगों का नाम ऐड किया गया। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ इतनी बड़ी प्रक्रिया में लिस्ट जारी करने के 1 हफ्ता पहले चुनाव आयोग जारी कर रहा है 1,88,000 लोगों को संदिग्ध जारी कर रहा है, जिनको 3,66,000 जिनको संदिग्ध है उनको जारी करने से पहले 1,88,000, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिन पे घुसपैठिया का जो क्या नाम आरोप लगा है, जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे बिहार का चुनाव एक घुसपैठिया के नाम पे लड़ना चाहते थे, उसमें मात्र 987 लोगों को डाउटफुल साबित किया चुनाव आयोग ने। सिर्फ 987 लोगों को, 987 में जो मेन मकसद है आरएसएस और भाजपा के लोगों का कि हर बात में घुसपैठिया करके एक समाज, मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने का, उनको आरोप लगाने का, उनको पर टारगेट करने का, उनको किसी भी तरह से डिमीन करने का, उसमें मालूम है सिर्फ 215 लोगों का नाम मुसलमानों का था। चलिए ठीक है ना, अगर अपना नाम काटने के लिए घुसपैठिया का मामला जो है वो वाकई में देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो ऐसे मामले में आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? आप क्यों नहीं उनको सामने लाते? उन घुसपैठियों को आप क्यों नहीं बाहर निकालते? क्योंकि सरकार तो आपकी थी। गुप्ता जी, मैं 1 मिनट, शुरुआत जब हुई थी, जब शुरुआत हुई थी घुसपैठिया की, तो आपने ही रास्ता खोला था, आपकी सरकार ने खोला था, कांग्रेस नहीं। अफाक भाई, घुसपैठिया पे मैं बिल्कुल भी, ये सरकार घुसपैठिया के नाम पे सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह कर रही है। घुसपैठिया का आंकड़ा मैं आपके सामने देता हूं। सम्माननीय मनमोहन जी जब सरकार में आए तब हमारा घुसपैठिया का क्या, घुसपैठिया कह देना ठीक, सिर्फ कहकर एक नैरेटिव बनाना अलग चीज है, और घुसपैठियों के खिलाफ काम करना, कार्रवाई करना अलग चीज है। हम भी चाहते हैं, भारत का हर मुसलमान और भारत का हर दल चाहता है कि जो भी घुसपैठिया उनको निकाल कर यहां से बाहर किया जाए। यहाँ के जो सोर्सेस है, यहाँ के जो जरूरत है, यहाँ हम लोगों के लिए है, भारतीयों के लिए। मैं इसका बात को मैं समर्थन देता हूं। अगर ये कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, तो इनका जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी नाम का, वो कह दे प्लेटफॉर्म से कि जितने घुसपैठिए हैं उनको देश से निकाल दिया जाए, तो हम उसका तहे दिल से 100% हम उसका इनके जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई सुनता नहीं है। कारण क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नेता का जो घुसपैठिए वो उनका ही वोट बैंक है। रही बात वोट चोरी, मुसलमान वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो 2 वोट पाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 वोट लेने के बाद भी गृह राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। कांग्रेस ने पीएचडी किया है वोट चोरी में। यही हाल तो आपका भी है। सारे घुसपैठियों का नाम ले लेकर आप ही जो है अपने वोट बैंक बना रहे हैं। अगर बिहार में इतने साल सरकार चल रही घुसपैठियों के जरिए, तो आपकी सरकार चल रही है, और की सरकार नहीं चल रही है। घुसपैठिया वाली बात मेरी पूरी होने दीजिए। जो घुसपैठिए के नाम पर जिस तरह से यह सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाके बिहार में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। मगर एक बात बताइए, अगर घुसपैठिया बिहार में है तो छोड़ दीजिए सरकार। गृह मंत्री क्या पकौड़े तल रहे हैं? गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? ये गृह मंत्री का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर पिछले 20 साल से वहां पर उन्हीं की सरकार अलायंस रूल नहीं, बीजेपी। मैं आपको बताता हूं, मैं 2000 जो ये आरोप लगा रहे मनमोहन जी पे ना, 2004 में मनमोहन जी ने 2008 में 12,625 लोगों को, 2009 में 10,600 लोगों को, 2010 में 6200 लोगों को, 2011 में 6700 लोगों को, 2012 में 6500 लोगों और 2013 में 5200 लोग, टोटल 88,752 लोगों को मनमोहन जी ने अपने शासनकाल में निकाला था। अब इनके कुकर्मों का क्या नाम, आपका रिकॉर्ड आपके सामने 2,000 लोग स्लॉट भर के भेज रहे हैं। 2014 से लेके अब तक मात्र 10,700 लोगों का इन्होंने घुसपैठिया निकाला। ये अपने घुसपैठिया तो निकाल नहीं पाते, मगर विदेशों में जो हमारे लोग यहाँ से देश छोड़कर जाके बस रहे, उनको हथकड़ियों में ला भेज रहे, वहां कुछ नहीं बोल सकते। इनकी कोई टीका टिप्पणी नहीं। ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की साजिश है, जिससे जनता को गुमराह किया जा सकता है। वो नीरव मोदी के गारंटर राहुल गांधी जी हैं।
रही बात भारतीय जनता पार्टी का इसमें पूरा कारनामा है, बाहर भेजने का पूरा प्लान है। वो आज सरकार में आने से पहले यही पहला खेल खेला। अगला सवाल मेरा आपसे है। कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस के समय में भाग गया और उसमें सारे आरोप लगाने के लिए एक रेडीमेड आइटम है आपको मोदी जी के ऊपर। मुद्दा हमारा भटक रहा है, हम सवाल पर ले लेते विठल जी से। विठल जी, सब आप पर कई टीके किए जा रहे हैं और अब सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो बाला साहब ठाकरे जी के देहांत को लेकर है। राम कदम जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि आप जो है क्या कर रहे थे, 2 दिन तक बाला साहब के पात्र शरीर को क्यों रखा, हाथों के निशान क्यों आपने लिए, इस तरह के बहुत सारे वो सवाल कर रहे हैं। उस सवालों का मीडिया में कोई जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि उस सवालों का जवाब खुद पत्रकार दे रहे हैं। जो गोदी मीडिया वो तक के बता रहे हैं कि सवाल बिल्कुल गलत है और वो परिस्थिति बता रहे हैं कि उस वक्त कंडीशन क्या थी, हालात क्या थे। यही दिवाली का समय था, यही अक्टूबर था। अब 2 दिन के बाद 17 तारीख आने वाली है, उसको भी लेकर शिंदे साहब ने कहा है कि हम बहुत बड़ा साजरा करेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे उसका। एक बात सुनो, बाला साहब इतना साल हो गए और इनको आज जो देहांत हुआ है, बाला साहब का जो देहांत हुआ, स्वर्गवास हो गया, उसको कितना साल गया? रामदास का बच्चा था क्या? रामदास का बच्चा था, अभी निकाल रहे बात। इसको चलो, इसकी सरकार है, साइडी बात का क्या हालत है? गृह मंत्री किसका है? इसका बेटे का पहले इस्तेमाल हो, उसके बारे में बात करो, इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बात रही, ये रामदास कदम इतना छोटा है ना, जब 2014 में जब सरकार थी ना अपनी, जब सरकार में इसको मिनिस्टर बनने के लिए बंगले पे रो रहा था अब्दुल्ला के बाद। जब तेरे को यह बाला साहब को तो ये कहानी मालूम थी तो सरकार में क्यों बैठा है? क्या अधिकार दिया था? ये रामदास कदम मेरा 1 नंबर का नारायण और छोटा आदमी है और इसने साबित करके बताया कि बाला साहब को 2 दिन आत्मा घर पे क्यों रखा था। तो ये मामला जो है वो डॉक्टर्स का और पेशेंट का घरेलू मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत क्या? इस पे मेरी बात सुनो, आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, पहले विठल जी को ऊपर जवाब दे दीजिए। कल लेकर नानी परब ने उसके बारे में पूरा पंचनामा रामदास कदम पर कर दिया है और उससे ज्यादा हम लोग कोई उतने बड़ा नेता नहीं है, लेकिन रामदास कदम को इतना अक्ल चाहिए, बेअक्ल चाहिए कि इस तरह से जो आदमी ने इसको पूरा मिनिस्टर दिया था, इसको पूरा दिया, नीचे से ऊपर तक लाया, वो आदमी का बदनाम करने का इसको कोई अधिकार नहीं है। अरे इसको करने का कोई हक है? जिसका बाप जिसका खून से लड़का पैदा हुआ उसको बोले हक नहीं है? और एक चोर पार्टी है, बाला साहब का नाम पे ये लोग, बुरी बात है। जब ये शिवसेना पार्टी जब ये शिंदे गुट ने जो ओपन किया ना, उस टाइम शिंदे का उम्र कितना था और बाला साहब ने शिवसेना कभी ओपन किए, उसका जरा कुंडली देखो, उसके बारे में बात करो। फिर शिंदे साहब ने जो बाप को चोरी करने, एक बात मैं शिंदे साहब सरकार को डिप्यूटी सीएम है उसको मैं बताना चाहता हूँ, तो तुम शिवसेना खोली है, तुम्हारा उम्र क्या था और बाला साहब ने शिवसेना करे, उसको उम्र का जरा फर्क देखो कभी का। और तुम बोलता है बाला साहब हमारा बाप है, तेरा बाप तेरा असली बाप लगाना, बोर्ड में जरा असली बात लगा, फिर काम का जरा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये महाराष्ट्र की सरकार की जनता है ना, इसको अभी इलेक्शन में बताइए क्या है। अभी जो जिस तरह से इन लोगों ने जो महाराष्ट्र का इलेक्शन जो किया है ना, वो चोरी से ये लोग गद्दी पे बैठे, तो इनको कोई अधिकार, इसको तो कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार ने पूरा फेंक उकर के फेंक दिया था। जैसा खासदारगी में जो ऐसा हुआ था ना, ये तरीका महाराष्ट्र के लोकसभा में होने वाला था, लेकिन ये सबने तो मिली भर वोट चोरी किया और उन लोगों ने सरकार स्थापन किया। हमारा स्पष्ट आरोप है इसके बारे में। रमाकांत जी, मेरा सवाल आपसे कि ये कैसी राजनीति है? उनका परिवार, उनके पिताजी, उनका वडील, उनका सब कुछ, आप उसमें क्यों आवाज उठा रहे? आपसे क्या लेने देना? वो निशान ले, 2 दिन रखे या 10 दिन रखे, आप वो हालात कैसे थे? दिवाली का सीजन था, लोगों की दिवाली खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, एक साथ जो है वो शिवसैनिक एक साथ ना आ जाए, पुलिस की भी व्यवस्था हो, वो तमाम चीजों को लेकर शायद ये आगे पीछे किया गया हो, या डॉक्टर्स ने उन्हें राय दी हो कि अभी चल रहा है, जी रहे हैं, चल रहे हैं, जब होगा तब देखेंगे। तो ये तमाम चीजों को लेकर शिवसेना क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे? महाराष्ट्र के शिवसैनियों को दिल में कुछ भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं क्या, या अपना डर छुपाना चाह रहे हैं क्या? क्या वो ये डर रहे हैं कि आने वाले सुप्रीम कोर्ट में अगर तारीख आ गई, निकाय लग गया और उसके बाद ये पक्ष उद्धव साहब को मिल गया तो आपके पास तो कुछ नहीं होगा, आप तो जीरो हो जाएंगे। ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी में आते लोग है, बताओ ना, आप खरीद करके ले लिया, ना आपके पास तो सब पूरा अपना बीजेपी में शामिल करके दिया, ना आपके पास, ना शिवसेना के पास शिवसेना का निशान होगा, ना धनुष्य बाण होगा, ना ही बाला साहब की तस्वीर फोटो पे आप लगा सकेंगे बैनर पर, तब क्या करोगे?
यही डर उनको लग रहा है, लगता, क्योंकि उद्धव साहब के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपना नया पक्ष बना लिया है, शिवसेना उद्धव बाला साहब। और आपके पास क्या है? अगर आपके पास चला गया तो आपको बीजेपी से विलय करना होगा, किसी और पार्टी में जाना होगा, या बुढ़िया बिस्तर बांधकर घर बैठना होगा। ये डर सता रहा है क्या आपको? सबसे पहली बात, ये जिस अखबार की बात कर रहे हैं मेरे मित्र विठल पवार जी, इनकी मैं बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। वो शिवसेना जो घर का पत्रकार, एक मिनट सुनिए भैया, सारी चीज आप बोलो तो हमको बुलाया क्यों? चलिए, वो अखबार जो है, अखबार नहीं, वो उनका मुखपत्र है, सामना का एक ये है, हैंडबिल जैसा ही छपता है, रोज उनको जो छापना होता है छाप लेते हैं। ठीक है। दूसरा जनता का आक्रोश छापने के लिए हैंडबिल है, वो अखबार के नाम पे खाली वो हैंडबिल भारतीय जनता पार्टी क्यों यूज करती है, क्यों पढ़ती है वो? ठीक है, बोलने दीजिए। दूसरा मंत्रालय में उनका उत्तर पूरा होने दीजिए, फिर आप। उसका दूसरा विषय ये है कि राम कदम जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन राम कदम जी ने जब जिस समय की घटना का उल्लेख किया है, वो ठाकरे परिवार मातोश्री में किचन कैबिनेट के मेंबर थे। अगर उन्होंने इस तरह का बात गलत है, ये अंदर भी इसको अलाउ नहीं था। वो खुद उन्होंने कहा है कि वो बाकड़े पे नीचे सोते थे, उसे ऊपर जाने की परमिशन नहीं था। अलाउ किसी को भी अलाउ नहीं था। शरद पवार जी को भी मिलने नहीं दिया गया था। कदम जी, अरे अमिताभ बच्चन था, आप लोग अंदर था, अमिताभ बच्चन को भी मिलने नहीं दिया। डॉक्टर्स ने मना करके रखा था, मना कर दिया था। अरे आदर्श को क्या 2 दिन बाहर सोया था? ये राम 2 दिन 7 दिन पूरा 1 हफ्ता आठवड़े उन्होंने कहा। उसने 7 दिन प्रूव करके बतावे मैं इस संगठन छोड़ दूंगा, इसने पूरा राजीनामा देना, घर पे बैठना चाहिए। राम कदम जी उस समय शिवसेना के नेता थे, जो शिवसेना की रचना की। सुनिए पहले आप, शिंदे साहब भी नेता थे। नहीं, शिंदे साहब भी नेता थे, लेकिन उस समय शिवसेना की जो कार्यकारिणी प्रथा है, नेता, उपनेता, सचिव, उसमें वो जो नेता होता है सबसे बड़ा पदाधिकारी माना जाता है, और उस समय ठाकरे परिवार के नजदीकी थे। उन्होंने जो कहा है उस विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो भी कहा है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने आरोप लगाया तो उसकी सही में डॉक्टर जलील पारकर जी से उसका सही उत्तर कौन दे सकता है, वो देंगे, उसमें अपना विषय नहीं है। छोटा सा सवाल है, क्या सिर्फ और सिर्फ राम कदम जी उनके करीबी थे? शिंदे जी करीबी नहीं थे क्या? शिंदे जी वहां आ जा नहीं सकते थे क्या? उनका रिलेशन समय एक ही नेता वहां पे कार्यकर्ताओं की कभी कभी जो व्यवस्था लगती है उस समय राजनीति की व्यवस्था समझी राजनीति है, ये विषय उठाना है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। आप क्या सम्मान करें? मैं कहता हूं, हम जैसे कई ऐसे लोग हैं जो सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो उद्धव अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। उद्धव साहब ठाकरे जी ने खुद कहा, राज साहब ठाकरे जी ने खुद कहा कि बाला साहब को आखिरी समय में भोजन, नाश्ता, पानी और सूप तक की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। कैसे होगी? वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पे कुछ खाया पिया जाता है। आपने वेंटिलेटर देखिए तो सही। बात है, मैंने उनको सूप नहीं। अच्छा, ये अगर राज साहब ठाकरे ने कहा तो गलत है क्या? राम कदम ने अगर तुम्हारे, अरे यही बात शिंदे साहब ने क्यों नहीं कहा? शिंदे साहब को कहना चाहिए था ना, वो तो पक्ष प्रमुख है, उनको क्यों नहीं कहना? राम कदम को ही क्यों खड़ा किया गया? ऐसी कहते कहते मेरे जुबान से निकल गया। राम कदम जी ने, ये खेल है, राज साहब ठाकरे ने राजनीति का खेल है, ये वही लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करना, घर से निकाल दिया, और इसका फायदा बीजेपी उठाने वाली है। आपको लगता है कि हर जगह हर चीजों में आप फायदा और नुकसान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति का एक एक कदम फायदा और नुकसान के लिए होता है। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे एक महापुरुष थे, आपका स्वर्गवास हो गया। बिल्कुल। और आप काफी समय बीत गया, तब से राजनीति की डायमेंशन में बहुत तरह के अलग अलग बदलाव हुए। आज उनके द्वारा संगठित की गई शिवसेना कोई और चला रहा है, जिसको वो उत्तराधिकारी वो किसी और को करके गए थे। आज एक राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे महापुरुषों के, उनकी मृत्यु की घटना को, उनके इस तरह के आखिरी दिनों के, क्योंकि क्या होता है जीवन में व्यक्ति के आखिरी दिन के सबका दयनीय होगा। अगर आपको जीवन ईश्वर ने दिया, हमको दिया, हमारे साथ नहीं, तो अंतिम जीवन सबका वैसे ही होता है, क्योंकि जब शरीर बूढ़ी हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इस पे तमाम तरह की तकलीफें हमको अपने शरीर पे झेलना पड़ता है। ये किसी के लिए छूट नहीं है इसमें। तो उन अंतिम दिनों को इस तरह से राजनीतिक मंच पे लाना और इस तरह से उसका दुर्व्यवहार करना, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, मैं इसकी खिलाफत करता हूं। कांग्रेस पार्टी
इस तरह के व्यवहार का पूरी तरह से विरोध करती है। और मैं चाहता हूं कि जो भी नेता हैं अपनी अपनी मर्यादा में रहकर राजनीति करें। राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं, नहीं हमें उन पे बात करनी ये आप ही नहीं, पूरा गोदी मीडिया इसके खिलाफ है। खैर, मैं दो ही सवाल आखिर, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, दो सवाल विठल जी से और गुप्ता जी से। आखिरी सवाल विठल जी आपके लिए है, शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं, कि उम्मीद तो सबको थी, हर शिवसैनिक ये चाह रहा था कि इस दशहरा मेड़ावा से ऐसे उत्तर आएंगे, ऐसे चीज देखने को मिलेगी जो हमारे दिल को भाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैं सवाल आपसे कि क्या राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे अब साथ होंगे? क्या वो साथ साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, चुनाव को, या वो अकेले अकेले लड़ेंगे? क्या भविष्य अब जो है उद्धव साहब का शिवसेना का होने वाला है, या मनसे का होने वाला है, या बीजेपी का होने वाला है? क्योंकि लोग, बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर महापौर उद्धव साहब का हुआ तो पूरा महाराष्ट्र मोहम्मद अली रोड बन जाएगा, हर गली में जो है खान रोड कहलाएगा, हर जगह मुसलमाने होंगे, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश के लोग आपके घर पर आके बैठेंगे। क्या ऐसा होगा? देखो, 30 साल से शिवसेना राज कर रही थी इस महापालिका में। कौन सा मुसलमान, कौन सा हिंदू इस मुंबई से बाहर भगा दिया शिवसेना ने? ये पहले बात करो ना। और ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है। जब ये जो अभी उद्धव साहब ने उस दिन बोला, राज और हम एक साथ रहेंगे और साथ ही इलेक्शन लड़ने का, ऊपर वाले नेता सब बोलेंगे क्या करने का, युति करने का, नहीं करने का। वो मैं छोटा नेता हूं, लेकिन एक बात सुनो, जिस तरह से इस महानगर पालिका में शिवसेना, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोग में थी। ये श्रीवाड़ी क्या है, मीना तो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप जो कांग्रेस से चले गए, इसलिए आपका हिंदुत्व खत्म हो गया है, और हमने इसलिए छोड़ दिया आपको, आपका हिंदुत्व चला गया है। इसके लिए तो मुसलमान इनसे अलग हो गया है, ये इनको डर लगी है। और हाँ सर, उनके झंडे में आज भी लोग ग्रीन है। अरे वो आपके इसमें तो ग्रीन नहीं है, इनके इसमें हाथ पे भगवा है, हमारा हाथ पे भगवा है, लेकिन मुसलमान हमारा एक दिल में बैठे, उद्धव साहब के दिल में बैठे, इसके लिए इन लोगों को खबर लगी है। अरे मुसलमान उद्धव साहब के साथ रहेगा तो हमारा क्या होगा, इसके लिए हिंदू मुस्लिम लड़ेगा तो बटेगा, तो लड़ेगा तो कटेगा, बढ़ेगा तो। अरे क्या क्या कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब समाज के लोग रहते हैं, तुम लोग कौन से दिशा में जा रहे हैं? रही बात महापालिका के मालिक में, जितना जब उद्धव साहब का शिवसेना इधर राज कर रही थी, कितना बैलेंस रखा था, और आज क्या कर रहे हैं? सरकार सब पूरा लेके खा रहा है। क्या कर रहा है एक तो बताओ सही। इन लोगों ने कितना एमडी रखा है? आज तक रखा है, 3 साल हो गया, क्यों नहीं इलेक्शन लगाया महापालिका का? इनके में दम नहीं है, दम नहीं, दम। आज लगाओ इलेक्शन। अभी देखो आज का, अभी देखो कैसा इलेक्शन लगा है। ये पूरा राजनीति खेलेगा। जब इनका पहलू जरा मजबूत होगा तो बोलेगा अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन, पूरा ग्राम पंचायत का सबका इलेक्शन लगा, उसके बाद महापालिका इलेक्शन लगा। अरे आज लगा महापालिका इलेक्शन, शिवसेना कभी भी रास्ते में उतरने काम करने के लिए चाहती है, और आज भी महापौर बनेगा तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का ही बनेगा। ये आपको 100% छाती ठोक कर बोलता हूं। हर गली मोहम्मद अली बन जाएगी। मोहम्मद अली नहीं बनेगी। हम तो दोनों भाई एक साथ में रहेंगे। हम लोग थोड़ी उसको मुसलमान कहते हैं, ये लोग कहते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा भाई है। सलमान हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी नहीं है क्या? देखो, हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदुस्तानी है। हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन मुसलमान भी हमारा भाई है ना। हम थोड़ी बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा है। ये सिर्फ राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बात सुनो, जब ये लोग हमारे साथ में था तभी क्यों नहीं ये लोग चिल्ला रहे थे? अभी ये देखो, शिंदे गुट क्या है, इसका ओरिजिनल शिवसेना है क्या? शिंदे आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, आपको जवाब देने का मौका उद्धव मिलेगा। साहब को खत्म करने के लिए इन लोगों ने राजनीति किया था, और जब सीएम कुर्सी में बैठा था इसको निकाल के ये शिंदे को बराबर किया। नहीं, आज धारावी के लिए खेल था वो, धारावी का खेल खत्म करने के लिए हम देगा ही नहीं। धारावी का हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के बाजू में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और वर्षाताई साथ में खड़ा रहेगी, लड़ेगी और सबको न्याय देगी। लेकिन ये जो सरकार है निकम्मी सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, ये गरीब का न्याय नहीं देने वाली। अरे किसानों का क्या है? जब उद्धव साहब बोले 50,000 रुपए दो, क्यों नहीं दे? बिहार में हर औरत के अकाउंट में 10,000 आ गए। तो आप प्रोग्राम कैंसिल करके आप जाके हमारा सरकार का करते हो। आप तो 3 कोटि का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र में उद्धव साहब तो सीएम था तो कर्ज मुक्त किया था किसानों को, आज क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब देना चाहिए सरकार ने। गुप्ता जी आपका जवाब क्या होगा अगर राज ठाकरे और उद्धव साहब दोनों एक साथ आ जाएं, और उसके बाद क्या हाल होगा? कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या आपको आज भी शिवसेना की जरूरत है? क्या उद्धव साहब को जो आपने बार बार न्योता दे रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो हमारे इधर आ जाइए, तो ये जरूरी है क्या कि बगैर शिवसेना के आप लड़ नहीं सकते?
सबसे पहली बात, शिवसेना जो मूल शिवसेना है वो हमारे साथ है। जो धनुष बाण वाली शिवसेना वो थी, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम को ये तय करने वाला आप बोल दीजिए वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मूल शिवसेना है, जो शिवसेना के हिंदुत्व की, जो हिंदू शिवसेना का हिंदुत्व था वो हमारे साथ है, आज भी है। अरे जो जिंदा है शरद पवार, उसकी पार्टी छुड़ा दी है। शायद आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि चोटी और जिनोन वाला हिंदुत्व हमारा नहीं है, हमारा जो हिंदुत्व है वो सद्भाव है, सबको साथ लेके चलना है। इसलिए उनके सिपे सालार भी मुसलमान थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, भाई था ना हमारे यहाँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे ने के हिंदुत्व के लिए रखते थे, लेकिन आज की शिवसेना ने अपना हिंदुत्व कैसे दिया? कैसे शिवसेना, सुनिए कैसे फेंका मुझे बताइए। क्या कांग्रेस से मिलने के बाद? नहीं, कांग्रेस से विलय करने के बाद, जुड़ने के बाद? बात तो सुनिए। नहीं पहले मुझे बताइए ना, वही बता, हिंदुत्व कैसे गया उनका? क्या कांग्रेस से उन्होंने जुड़ गया? क्या इससे पहले बाला साहब ठाकरे कांग्रेस से साथ नहीं जुड़े थे? क्या वो कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया था? पहले आप बोलने तो दो। अरे कश्मीर में किसके साथ हमने इंटी किया तुमने? एक मिनट पहले शिवसेना की रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, ये हिंदू कब हुआ ये? कब हुआ ये? कितनी बार हुआ? सबूत दे पाएंगे आप? नहीं, ये झूठा, ये 100%। दूसरा, पाकिस्तान का झंडा आया कैसे यहाँ? पाकिस्तान का झंडा आया कैसे? आपकी सरकार थी, आपने रोका क्यों नहीं? नहीं RDX आता है, आपकी सरकार रोक क्यों नहीं पाती है? पाकिस्तान की लोग आकर पहलगाम में हमला करके जाते हैं, आपकी सरकार रोक क्यों नहीं पाती है? आज तक पकड़ नहीं पाती है। पाकिस्तान आप करते हैं। अगर कोई ग्रीन झंडा उठा ले तो पाकिस्तान का झंडा है वो? ग्रीन झंडा नहीं, पाकिस्तान का झंडा चांद सितारा की भी हमारी पहचान है, हमने शुरू से चांद सितारा लगाया है, तो वो पाकिस्तान के बाप का नहीं है। उम्मीदवारों के प्रचार की रैली में बम विस्फोट का आरोपी अगर घूमता है तो क्या ये आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद को समर्थन नहीं है? एक ब्रिगेडियर जो है जासूसी करके पकड़ा जाता है पाकिस्तान की, क्या आप उसे नहीं आप जेल डालेंगे? उसके साथ कार्रवाई किया आपने? करने के लिए एक बम विस्फोट का आरोपी साथ में घूमता है, ये उद्धव साहब के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। देश के गद्दारों के उद्धव साहब नहीं, जब तक वो क्या बोलते हैं उद्धव साहब के साथ था, तब तक वो आतंकवादियों के साथ था, कह लीजिए कि दाऊद के साथ था। जैसे ही उसने आपकी पार्टी ज्वाइन की, सारा आरोप खत्म, सब खत्म, भूल गया वो। अब वो आतंकवादी नहीं रहा, अब हिंदुत्व का झंडा लेके खड़ा रहेगा। कहाँ है सर? जुमलों में और कहते में फर्क होना चाहिए। जो कहते हैं करके भी दिखाओ। धारावी पिछले 20 वर्षों से विकास रुका हुआ था। ये कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को सब जवाब दिखाया कि आप 20 साल धारावी का डेवलप करेंगे, कुछ नहीं हुआ। एक मिनट खाली मुंडी हिलाने से यहाँ 20 वर्षों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन देवेंद्र जी और मोदी जी के नेतृत्व में धारावी के लोगों का विकास होगा। एक पहले बोल रही थी, पिछले 20 वर्षों से धारावी का विकास अटका हुआ था, रुका हुआ था। जब मैं धारावी बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष बना तो मैं हमारे विधायक सांसद गायकवाड़ साहब के पास गया, कैलाशवासी एकनाथ गायकवाड़ जी के पास गया, साहब इन लोगों ने बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष मुझे बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ में महाड़ा में चलिए और हमारे लोगों को जो 225 के ऊपर जो हम 400 मांग रहे हैं। तो गायकवाड़ साहब ने कहा ये 225 स्क्वायर फुट के ऊपर 1 इंच भी देना संभव नहीं है। उस समय उस आंदोलन में विठल पवार जी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। पूछो वो गायकवाड़ साहब ने नकार दिया कि नहीं? आज वही धारावी के लोगों की जीत है, धारावी के लोगों का विश्वास है कि आज सरकार हमें 350 से ज्यादा देने के तैयार है, लेकिन हमारी मांग थी 400 स्क्वायर फीट की, सरकार हमें 350 से अधिक दे रही है। लेकिन ये कांग्रेस के साथ में जाने के बाद उद्धव साहब अपने मन से भटक गए और अचानक उनको ख्याली पुलाव आने लगा उद्धव साहब को। वर्षा आई कि जहां 225 के ऊपर 1 इंच नहीं दे, आज वो 500 की बातें कर रही है। धारावी का विकास ना हो, ये साजिश है हमारे खिलाफ। गुप्ता जी, आप पुराने जमाने से बाहर निकलिए, क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में आबादी कम थी धारावी के, और उस दौर का सरकार का नियम था कि 225 स्क्वायर फीट ही दी जाए। मेरे बाजू में आप देखिए राजीव गांधी ने हाँ ठीक है, तो वो तमाम राजीव गांधी ने जिस नेताजी का ओपनिंग किया वहां भी 180 लोगों को मिला है वो बिल्डिंग एसआरए की, वो दौर अलग था। और एक बात आपको सुना दे, आपको बता दें, एसआरए की बात अलग है, स्पेशल प्रोजेक्ट है तो वो आपने किया है, वो आपने किया है, क्यों किया है वो भी मैं बताता हूं। मेरा सवाल है,
समझ लो, पहले कर लीजिए पूरा। स्पेशल प्रोजेक्ट है DRV। मुझे पूरा कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अच्छा मेरा एक सवाल है, सुनो हाँ, तो बोलिए। धारावी के बारे में 200-300 ठीक है, 300 तो 500 तक क्यों नहीं दे रहे? बीडीडी साल को उद्धव साहब ने जब उद्घाटन किया उसको 500 मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। मैं बताता हूँ। धारावी के लोग इन्होंने कहा 20 साल के 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिले हैं, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया। लेकिन जब इनके समझ में तब बात आई जब इनके आका ने इनसे कहा कि हमें जमीन चाहिए धारावी की, तब उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ जैसा चाहिए ले लो जमीन, और तब इन्होंने खेल खेलना शुरू किया, लोगों में बेवकूफ बनाना शुरू किया लोगों को कि हम 300 देंगे 400 देंगे। ये सिर्फ जुमले हैं, आज तक किसी भी जीआर में इन्होंने लिखकर नहीं दिया है कि हम 350 देंगे या हम धारावी को कहां घर देंगे, कैसे देंगे, ये अभी तक कुछ तय नहीं है। इन्होंने साफ मीडिया के जरिए कहा है कि धारावी में पहले हम बिल्डिंगें बनाएंगे और बाहर के लोगों को बेचेंगे बिल्डिंग, और धारावी के लोगों को देवनाथ ढकेलेंगे। ये अभी तक इन्होंने साफ नहीं कहा है कि धारावी में कहां पर बसाएंगे, किस एरिया में घर देंगे और किसके कितने लोगों को देंगे। ये तो सारे लोगों का बात कर रहे हैं। जो है वो मत करिए। ये स्पेशल प्रोजेक्ट अगर है तो स्पेशल प्रोजेक्ट का स्पेशल लोगों को दीजिए ना, धारावी को आपात मत करिए, सबको घर दीजिए। अगर आपको इतनी ताकत है तो धारावी के नाम पे 12.5 एकड़ भाग क्यों जमीन दिया है? मतलब क्या है? सारी पूरी मुंबई को हमने धारावी के नाम पे ले लिया है पेपर में। देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने पहली बैठक जब धारावी में के लोगों के लिए बुलाई, धारावी के सभी नगर सेवक, विधायक वर्षाताई गायकवाड़, राहुल सेवाले, ये दिखावा था, ये सिर्फ दिखावा था, खाली उनको बताना था और खेल अपने हिसाब से खेलना था तुमको। अच्छा बताओ, मास्टर प्लान का जो साथ में गए मास्टर प्लान का आपने दिखावा किया था, धारावी कितने लोग बात साथ 2009 में एकनाथ गायकवाड़ साहब ने धारावी के लोग बात बढ़ते जा रही है। ये ढोलवाड़ा मैदान में डम्मी सर्कल फ्लैट बना के लोगों को चलिए तो वैसी बना के दिखा दीजिए, तुम वैसे बना दीजिए, बना के दे रहे हैं तो उससे अच्छा हर एक को दीजिए, बगैर किसी को भी आपात्र किए, एक एक आदमी को बगैर आपात्र किए धारावी को स्ट्रक्चर देखिए और घर दीजिए। आपात्र कोई नहीं होगा, सभी को घर मिलेगा, जिनके डॉक्यूमेंट 2000 पहले के उनका नहीं होगा, कहीं और मिलेगा। फिर आपके जुमलों का पर्दाफाश सुनिए, आपके जुमलों का पर्दाफाश मेघवाड़ी कर रही है, आजाद नगर कर रही है, जहां से लोगों को भगाया जा रहा है आपात्र के नाम पर। उसको 405 था, उसको सिर्फ 104 को पात्र के लोगों क्यों ये जो है बात रही क्या बोलते हैं बीएमसी की, तो बीएमसी का चुनाव भी इसी बिना पर होने वाला है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जमीन हम अपने मित्र को कैसे दे सके, और यही वजह है। बोलिए। देखिए, अभी जिस तरह से आरोप लगे कि हिंदू मुसलमान और नगर पालिका में कांग्रेस और ये सेना आ गई, उद्धवगढ़, तो इस तरह के देखिए क्या होता है, भाजपा वालों के पास कुछ भी व्यवस्थित मुद्दे नहीं होते चुनाव में जाने के लिए। अगर कुछ 3-4 बार शब्द ऐसे हैं जिनको अगर बैन कर दिया जाए तो शायद बीजेपी वाले चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। क्या होता है, आप पिछला चुनाव देखिए, जितने भी इस तरह के फेक नैरेटिव सेट किए गए और झूठे भाषण दिए गए, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके तमाम नेतागण हो, इसी तरह से झूठ नैरेटिव, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस चुरा ली जाएगी, मुसलमानों को लाके बसा दिया जाएगा, जो भी ऑथेंटिकेशन काम है वो कुछ भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। एक नया मुद्दा राम मंदिर का ला रहे हैं, झूठ और झूठ, राम मंदिर का मुला भूल गया, फिर से ला रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा कोई है नहीं। लगातार ये अपने लगातार इसे अपने झूठ के नैरेटिव में ये जीतते आ रहे हैं, इसके लिए इस मुद्दे को ये बार बार उठाते हैं और हर बार ये इस तरह से उठाते हैं और गोदी मीडिया के जरिए उसको जमीन पर लाते हैं। इसीलिए आप आम जनमानस को और आम जनता को इसको सोचना होगा, कौन आपके हित के लिए काम करेगा, उसके लिए आपको वनवास भाजपा के सरकार में ही हमने पूरा किया। प्रभु रामचंद्र जी नहीं किया है, कोर्ट ने किया है, इनका कोई अधिकार नहीं है, इनका कोई एक भी अधिकार नहीं है। अयोध्या का संघर्ष नहीं था, देखो अयोध्या का संघर्ष करने वाला शिवसेना उद्धव बाला साहब था, उसमें खैर ये चुनाव जो है वो चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी चाहती है कि हमारा महापौर हो, तो बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में होना बहुत जरूरी है। और इस चुनाव को लेकर सारी पार्टियां एकदम सरगर्म है, एकदम जोश में है, वो चाहते हैं कि हमारा महापौर हो। बीजेपी कह रही है कि हमारा महापौर हो, लेकिन उसी बीजेपी का एक संगठन है जिसे शिंदे साहब कहते, उनके साहबजादे ने कहा है कि मेरा महापौर होगा
तो अब इसमें भी लड़ाई बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 3 संगठन जो है वो किस तरह से लड़ेंगे, पवार साहब हो, चाहे अगर कह ले आप शिंदे साहब हो और बीजेपी हो, इन तीनों की लड़ाई कैसे होगी, किस तरह से सीट बंटवारा होगा, कैसे ये लड़ेंगे और किसका महापौर होगा, ये बड़ी अजीब बात है। इसमें देखना है कि किस तरह से ये लड़ाई आगे होने वाली है। और दूसरी बात, अगर हम यहां पर आ जाएं तो राज ठाकरे और उद्धव साहब किस तरह से लड़ेंगे, उसमें कांग्रेस कैसे साथ आएगी, राज ठाकरे को अपने साथ लेंगे नहीं लेंगे, युति में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस पे भी घमासान होने वाला है। लेकिन महापौर का जो मामला है वो बीजेपी इसलिए कह रही है कि उसे महाराष्ट्र की पूरी जमीन जो है वो अपने मित्रों को देना है। उनका महापौर होगा तो आसानी से तमाम चीजें जो है वो लिख दी जाएगी, क्योंकि कानून किस तरह से बदले जा रहे हैं आप देख ही रहे हैं, किस तरह से लोगों को जुमले दिए जा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया कह रही है, हर लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कुछ सोशल मीडिया भी पूरी तरह से कह रही है कि किस तरह से पत्रकारों के ऊपर लगाम लगाया जा रहा है, किस तरह से कानून बनाकर लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं और एक सच्चे देशभक्त को देशद्रोही बताया जा रहा है। इसी तरह से एक नया कानून आने वाला है, उस कानून को लेकर अब पत्रकारों की भी खैर नहीं है और उन लोगों की भी खैर नहीं है जो रोड पर अपने हक के लिए खड़े होंगे, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई बड़ी सख्त होने वाली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आने वाला चुनाव ही तय करेगा कि यहां पर किस तरह की सरकार होगी और वो सरकार जनता को लेकर चलेगी या लोकशाही को लेकर चलेगी या हुकुमशाही की चलेगी। इन तमाम चीजों को हमें देखना है। लेकिन हम महाराष्ट्र वासियों को जहां तक हमारी आवाज पहुंचे उनसे निवेदन करेंगे कि अपने मत जो है वो सही तरीके से दे और देखें कि आपके एरिया में मत चोरी हो तो नहीं रहा है। अगर मत चोरी हो रहा है तो उस पर भी आवाज उठाना आपका काम है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।